नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। हमारा गोदान का जो भी टॉपिक था उपन्यास का वो पूरा हो चुका है और अब हम बात कर रहे हैं शेखर एक जीवनी पर। ये अज्ञेय का उपन्यास है और ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। फिर मैं वही कहूँगी, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम 1 घंटे की क्लास लीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं आधा घंटे की क्लास लीजिए। मैं ये क्लासेस टॉपिक वाइज ले रही हूँ, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ले रही हूँ, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जिन लोगों को अभी 66 बीपीएससी का जो मेंस देना था 5 जून से होने वाला था, अब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसी के लिए ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एक तरह से टॉपिक वाइज संपूर्ण सिलेबस कवर करवाया गया। लगभग सिलेबस कवर हो गया है। आज उपन्यास पूरा हो जाएगा। कल आपको अगले वीडियो में आपको कहानी के बारे में बात करेंगे, प्रेमचंद की कहानी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे निबंध आलोचना की, और जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक आपके कवर करवा दिए गए हैं। और भाषा विज्ञान के जो टॉपिक बचे हैं उन पर भी हम आगे बात करेंगे। और आपका जब 66 बीपीएससी का मेंस होगा तब तक आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके होंगे। और हम टेलीग्राम चैनल पर पर डे एक क्वेश्चन दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज का टेस्ट पेपर भी अपलोड किया था संडे को, आप लोग उस पर लिख सकते हैं। और जो लोग पर डे लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। और जो लोग यूपी पीसीएस भी देते हैं उनके लिए भी एक बात बता दूं, या बिहार के हैं या यूपी के हैं, जहाँ के भी हैं, अगर बिहार के लोग भी दे रहे हैं तो उनके लिए भी, और यूपी पीसीएस के जो छात्र जो यूपी के हैं वो भी अभी 13 जून का पेपर टल गया है तो वो भी अभी ऑप्शनल को तैयार करें। और इसके लिए हम अभी हिंदी साहित्य का यूपी पीसीएस के लिए एक बैच शुरू कर रहे हैं, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर मंडे से उसकी क्लासेस शुरू होंगी। आपको टाइम बता दिया जाएगा, मंडे से स्टार्ट होंगी। और इसमें न केवल यूपी पीसीएस या बिहार या किसी उसके लिए संपूर्ण हिंदी साहित्य को कवर कराने की कोशिश करूंगी, ताकि जो लोग टीजीटी पीजीटी या फिर जो लोग नेट जेआरएफ देते हैं उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो बेसिक से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और उसमें जो लोग बिहार पीसीएस दे रहे हैं, जिनको 67वीं देना है, जिनके पास टाइम है, वो भी उससे शुरू से तैयार करें और सिनॉप्सिस के आधार पर नोट्स तैयार करते चलें। तो आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी में शेखर जो है वो इस उपन्यास का नायक है। उसी की एक जीवनी, एक तरह से एक शेखर की एक जीवनी के तौर पर लिखा गया है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अज्ञेय स्वयं ही ये शेखर हैं। अज्ञेय ने अपनी ही जीवनी लिखी है, ऐसा भी कुछ आलोचक मानते हैं। तो इसमें आप पर प्रश्न आता है, क्या ये इसमें शेखर एक विद्रोही के रूप में है, या नायकत्व पूछा जाता है, या शेखर का व्यक्तित्व पूछा जाता है। जो भी प्रश्न आता है आपको इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसको बताना होता है। तो जो शेखर एक जीवनी है, चूंकि प्रेमचंद के जो उपन्यास थे उनसे बिल्कुल अलग है। प्रेमचंद के उपन्यास यथार्थवादी थे, लेकिन उनमें समाज दर्शित हो रहा था। प्रेमचंद के उपन्यास में क्या था, प्रेमचंद के जो उपन्यास थे, आप भूमिका में बता दीजिएगा कि प्रेमचंद के जो उपन्यास थे उनमें यथार्थवाद था। यथार्थ था किसका? समाज का, सामाजिक व्यवस्था का यथार्थ था। शेखर एक जीवनी में क्या है, ये मनोवैज्ञानिक है। और इसमें क्या था, समाज महत्वपूर्ण था। इसमें क्या महत्वपूर्ण है, इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इसमें समाज नहीं बल्कि व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के आधार पर लिखा है। इसमें व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसका जो जीवन है, उस पर विचार किया गया कि उसके मन में जो समाज के आधार पर तो जो विकास होता है या जो भी परेशानियां होती हैं वो अलग है। व्यक्ति के अपने स्तर पर भी, मानसिक तौर पर भी जो विकास होता है, जो उसकी समस्याएं होती हैं, उनको दर्शाने का प्रयास शेखर एक जीवनी में किया गया है। स्वयं अज्ञेय लिखते हैं कि शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है। क्या है? निजी दस्तावेज, किसी व्यक्ति का निजी दस्तावेज है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है।
यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है, वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। क्या बोल रहे हैं वो कि निश्चित तौर पर ये व्यक्ति का निजी दस्तावेज है, लेकिन ये जब किसी व्यक्ति की बात होगी तो उसके आसपास का जो समाज है उसकी भी बात अवश्य होगी, ऐसा अज्ञे जी कह रहे हैं। और कह रहे हैं ये शेखर के लिए भी है और अज्ञे के लिए भी है। इनके दोनों के, शेखर और अज्ञे दोनों के युग संघर्ष का प्रतीक है, युग संघर्ष का प्रतीक क्या है? इनके युग संघर्ष का प्रतीक है। आगे हम बात करते हैं कि इन पॉइंट्स पे जो मैंने पॉइंट लिखे हैं इन पर बताने का प्रयास करते हैं कि शेखर एक जीवनी में क्या है कि शेखर अपने जीवन का अर्थ खोज रहा है। और आप देखिएगा प्रेमचंद में और आप में ये भेद क्यों दिखेगा। प्रेमचंद का जो जीवन है या प्रेमचंद जो चीज उठा रहे हैं वो क्या है? वो अभावग्रस्त है, अभावग्रस्त है। यहाँ भूख इम्पोर्टेंट है, यहाँ बेसिक चीजें नहीं है जीवन की, इसलिए यहाँ की समस्याएं समाज की समस्या है, भूख की समस्या है, जीवन चलाने की समस्या है, यहाँ मनोवैज्ञानिक समस्या है, यहाँ व्यक्ति के जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश की जा रही है। जीवन का अर्थ अज्ञे क्या खोज रहे हैं? शेखर एक जीवनी में शेखर क्या खोज रहा है? जीवन का अर्थ खोज रहा है। वो खोज रहा है कि मैं क्या हूँ। और कहीं ना कहीं अज्ञे फ्राइड से प्रभावित है। फ्राइड के बारे में आपको बता देते हैं, शायद आपको पता भी होगा। फ्राइड एक मनोवैज्ञानिक थे और फ्राइड का जो सिद्धांत था वो ये था कि कोई भी जो भी बॉन्ड होता है, जो भी कोई किसी के प्रति आकर्षित होता है तो उसके बीच में काम होता है। इनके आधार पर पिता पुत्री की ओर आकर्षित होता है और माँ अपने बेटे की ओर आकर्षित होती है। इसके पीछे भी इन्होंने काम चेतना बताया है, जो कि लोग मानते नहीं है पर होता है, ऐसा फ्राइड कहते हैं। और इन्हीं आधार पर अहम, काम, भय, विद्रोह, क्रांतिकारिता, स्वतंत्र चेतना इसके मूल बिंदु है शेखर एक जीवनी के। अहम शेखर एक जीवनी में शेखर के जो क्रियाकलाप है उनमें तुम्हें अहम हर जगह दिखाई दे जाएगा। उसका ईगो जो है वो हर जगह दिखाई दे जाएगा। वो उसका जो केंद्रीय जो चेतना है उसमें ये दिखता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। मैं का भाव ही अहम को दिखाता है, मैं कुछ हूँ। वो लेटर बॉक्स पे चढ़ जाता है, उसके बाद डाकिए के पैर पे कूद जाता है। ये जो दृश्य है ये भी उसके अहम को ही, ईगो को ही दिखाता है। गुस्सा हो जाता है वो, अपना हर जगह वो विद्रोही स्वभाव का दिखता है। अब शेखर एक जीवनी पढ़िएगा, अब तो समय भी है, पढ़ लीजिएगा। दूसरा है काम। काम मैंने वही कहा कि फ्राइड से प्रभावित है और फ्राइड के हर उसमें सिद्धांत में काम महत्वपूर्ण है, तो यहाँ भी काम चेतना महत्वपूर्ण है। शेखर में शिशु जब रहता है, बच्चा रहता है, तो उसमें प्रत्यक्षता कोई काम की चेतना नहीं है, पर जैसे वो बहन को गाते हुए सुनता है तो उदाहरण मिलता है उसमें कि वो अपनी बहन को गाते हुए सुनता है और अज्ञात भाव बालक के मन में आता है और वो अपनी बहन से कहता है कि कितनी अच्छी लगती हो तुम कितनी अच्छी लगती हो। ये जो भाव है इसमें कहीं ना कहीं अज्ञे ने शेखर की काम चेतना को दिखाने का प्रयास किया, जिसे वो जानता नहीं है कि वो काम चेतना है, क्योंकि वो बच्चा है। भय बहुत रहता है। जैसे वो जाता है जब अजायब घर में, म्यूजियम में, तो वहाँ पे जो आर्टिफिशियल जो शेर होता है उसको देखकर वो डर जाता है। आर्टिफिशियल बाघ को देखकर वो डर जाता है बहुत, और फिर वो स्वप्न देखता है बार बार। उसके बाद फिर उसके घर में एक चर्म मतलब ऐसा बना हुआ आर्टिफिशियल बाघ लाया जाता है, जिसे वो काट के उसको उधेड़ देता है और उसके अंदर की घास फूस निकाल फेंकता है। तो उसे विश्वास हो जाता है कि मैं इसकी अगर ऊपर की चर्म हटा दूंगा तो ये जिंदा नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, और उसका डर खत्म हो जाता है। लिखा है कि शिशु ने जाना डर डरने से होता है। संसार की सब वस्तुएं भयानक हैं, केवल एक घास फूस से भरा हुआ निर्जीव चाम
जिससे डरना मूर्खता है, और यही वह आज तक समझता है। जब भी कभी कोई भयानक वस्तु देखो तब डरो मत, उसका बाह्य चार्म काट डालो, उसके भीतर भरी हुई घास फूस निकाल कर बिखेर दो और हंसो। जो एक बच्चा करता है वो बड़े तक फिर उसी चीज को सोचता रहता है। विद्रोह व क्रांतिकारिता, चूंकि जीवन का वो खोज रहा, अहम उसके अंदर है, जो अहंकारी होगा उस विद्रोह भी होगा। उसे अपनी उस व्यक्ति मूल में, जब भी व्यक्ति मूल में होगा तो विद्रोह अवश्य होगा। जब समाज मूल में होगा तो कम विद्रोह होते हैं। जब व्यक्ति मूल चीज होती है तो वो आत्म विद्रोह करता ही करता है। शेखर एक जीवनी के केंद्र में शेखर का विद्रोह हर जगह उपस्थित है। शेखर की जो विद्रोह की प्रेरणा है वो उस समय युग के यथार्थ को दिखाती है। वह कहता है कि मैं कहता हूँ, ओ विद्रोहियों, आओ पहले इसी दंभ को काटो, जानो समझो घोषित करो कि हम उस दुर्व्यवस्था के नहीं, हम इस ऐसे ही पन के विरोधी हैं। मतलब हम समाज की जो दुर्व्यवस्था है उसके विरोधी नहीं, पहले हम जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा जीवन है, उसके ही दुर्विरोधी हैं। अगला स्वतंत्र चेतना, क्रांतिकारी है, विद्रोही है तो ऑब्वियस स्वतंत्र चेतना होगी। और इसमें स्वतंत्र चेतना सब जगह शेखर की के लिए भी दिखाई दे रही है, और उसकी जो कजिन है शशि, उसके स्तर पर भी दिखाई दे रही है। वो भी अपनी ससुराल को छोड़कर, ससुराल में जो उसे थोड़ा बहुत कष्ट मिलता है उसे छोड़कर वो शेखर के साथ रहने का निर्णय लेती है। ये एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है। समाज में इस तरह किसी कजिन के साथ अपना ससुराल छोड़कर रहना संभव नहीं दिखता है। बहुत आलोचनाएं झेलनी पड़ती है, बहुत समस्याएं होती हैं, और जो ऐसा कर पाता है वो बहुत बड़ा काम कर रहा होता है। त्याग पत्र में पढ़िएगा कि जो त्याग पत्र का जो नायक है वो अपनी बुआ से प्रेम करता है। मतलब प्रेम इज द सेंस उसमें उस तरह का प्रेम नहीं जिसे गलत लिया जाए, लेकिन वो अपनी बुआ से बहुत अटैचमेंट रखता है, और बुआ का भी प्रेम उससे बहुत ज्यादा रहता है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा वो रहते हैं कि एक साथ रहना चाहते हैं, और वो झेल नहीं पाते, और बुआ उसकी चुपचाप चली जाती है, उसके साथ नहीं मिलती। जैनेंद्र का उपन्यास है छोटा सा त्यागपत्र, कभी पढ़िएगा, बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा। वो भी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तो उसी तरह इसमें भी है, तो वहां वो पलायन कर जाती है, लेकिन यहाँ ये विद्रोह करके शशि इसके साथ रहने का निर्णय ले लेती है। अंत में जो आलोचक कहते हैं कि इसमें सामाजिक परिप्रेक्ष्य बहुत नहीं है, तो कहीं ना कहीं सच भी है कि बहुत अधिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य इसमें नहीं दिखाया गया। भले अज्ञेय कहते हैं कि ये हमारे समय का युग संघर्ष है या इसमें समाज अछूता नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत अस्मिता को ही धारण करता है और उसमें क्रांतिकारी जीवन के युग संघर्ष को दिखाता है, पर समाज का बहुत बड़ा महत्व इस उपन्यास में नहीं दिखाई देता। तो आशा है आपको ये, आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और टेलीग्राम चैनल पर आंसर पोस्ट जरूर करते रहें। धन्यवाद।